हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम लोग 22 जनवरी 2024 के करंट अफेयर के साथ। हर एक न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। आज के वीडियो में शुरू करने से पहले सबसे पहले मेरी तरफ से और एग्जाम इंजन टीम की तरफ से आप सभी को रामलला का जो मंदिर है, जो ये भव्य प्रतिष्ठान है, इसके उद्घाटन के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर एक भारतीय को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये अपने आप में एक पर्व की तरह है। और आज इस रामलला मंदिर में काफी वर्षों के इंतजार के बाद रामलला एक बार फिर से विराजमान हो रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में एग्जाम इंजन की तरफ से हर एक बैच में आपको 50% का फ्लैट ऑफर मिल रहा है। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, 22 जनवरी के लिए। डिस्काउंट कोड है राम50। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि इस्लाम धर्म में जब इसकी शुरुआत हुई थी मोहम्मद साहिब के द्वारा, तो उसके बाद इस्लाम धर्म के पहले खलीफा बने थे अबू बकर। अबू बकर का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो अबू बकर का उत्तराधिकारी जो बने थे, ये थे उमार। कौन थे? उमार। उमार इज द राइट आंसर। तो अबू बकर पहले खलीफा हो गए, उमार दूसरे खलीफा हो गए। तीसरे कौन थे? फिर थे उस्मान। और चौथे थे अली। ठीक है। तो ये टॉप 4 खलीफाओं के बारे में कई बार आपसे पूछा जाता है, आप ये ध्यान में रखिएगा। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का एक स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस का उद्घाटन कौन से शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर में किया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर करेगा क्या? देखिए, बोइंग एक विमान बनाने वाली अमेरिकी कंपनी है, ठीक है। अब इन्होंने जो अपना टेक्नोलॉजी सेंटर भारत में खोला है, ऐसा पहली बार हुआ है। बोइंग ने इससे पहले कोई भी टेक्नोलॉजी सेंटर अपना दुनिया भर में किसी भी देश में अमेरिका के अलावा नहीं खोला है। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि ये कहीं ना कहीं बहुत ही एक्सक्लूसिव सेंटर है। अब ये काम क्या करेगा? इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये भारत के अंदर महिलाओं को एविएशन क्षेत्र में ट्रेनिंग देने का काम करेगा। मतलब ऐसी महिलाएं जो कि एविएशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी में आना चाहती हैं, ये उनको ट्रेंड करेगा अपने एंट्रेंस टेस्ट के बाद। लेकिन उससे पहले इसका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होगा। और इसको बनाने के लिए 1600 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। और ये जो पैसा है, यह बोइंग ही इन्वेस्ट कर रहा है भारत में। अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में किया? तो इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण इनॉग्रेट किया गया है। और खेलो इंडिया 19 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और ये चलेंगे 31 जनवरी तक। 31 जनवरी को इसका समापन होगा। और वहां पर खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। इस बार का जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, इसमें 5600 एथलीट्स पूरे भारत भर से हिस्सा ले रहे हैं। और खास बात यह है कि इसमें 26 तरीके के स्पोर्ट्स खेले जाएंगे। और ये तमिलनाडु के अंदर 4 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। मतलब ये 4 शहरों के अंदर कुछ 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 करके इवेंट होते रहेंगे। अब तमिलनाडु के अंदर ये कौन कौन से शहर हैं? एक तो आपका हो गया कोयम्बटूर हो गया, चेन्नई में भी आयोजित होंगे ये खेल, और मदुरई में भी होंगे, और त्रिची में होंगे। वैसे मैं आपको पहले बता चुका था। ये कौन सी बीमा कंपनी है जिसने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और इसका नाम है जीवन धारा सेकंड प्लान? इसको लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मतलब एलआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये जो जीवन धारा सेकंड प्लान है, इसकी खास बात यह है कि इसके लिए जो मिनिमम उम्र है वो 20 साल होनी चाहिए। अगर आप 20 साल के हैं मिनिमम, तो आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। ये एक तरीके से जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी वाला इंश्योरेंस प्लान है। आप इसका फायदा एक तरीके के पेंशन के रूप में उठा पाएंगे। आप इसमें प्रीमियम जमा करते रहिए और एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के बाद, मतलब 65 साल के बाद, आपको इसमें जो पेंशन है वो आपका पैसा पेंशन स्वरूप ही रिवर्ट होकर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वापस मिलने लगेगा। एलआईसी की स्थापना 1956 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और एलआईसी के चेयरपर्सन है इस टाइम पे सिद्धार्थ मोहंती। कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। क्या आप बता सकते हो भारत सरकार ने एलआईसी में एफडीआई कितने प्रतिशत बढ़ा दिया था? तो साल 2020 में तक जो एलआईसी के अंदर एफडीआई होता था, यह 49% हुआ करता था। भारत सरकार ने 25% की बढ़ोतरी कर दी थी। तो इस टाइम पर एलआईसी में जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो 74% है। ये कौन सा देश है जो कि
कोफी के सब कमेटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट में वाइस चेयरपर्सन के रूप में चुना गया है। तो ये है हमारा भारत। भारत इस बार वाइस चेयरपर्सन के रूप में लीड करेगा कोफी सब कमेटी को। कोफी का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं कमेटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट। ये एक ऐसी कमेटी है जो कि पूरे दुनिया भर में मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के ऊपर जोर देती है। और इस टाइम पर भारत मछली के उत्पादन में टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से एक है। पूरे दुनिया में इस टाइम पर 28 मिलियन इनलैंड फिशरीज का जो उत्पादन किया जा रहा है, उनमें से भारत वन ऑफ द टॉप कंट्रीज में से है। और ये जो पूरा इवेंट है, इसको आयोजित किया जा रहा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एफएओ जिसको बोलते हैं। एफएओ की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है इटली की कैपिटल रोम। और इसके डायरेक्टर जनरल है इस टाइम पे क्यू डोंगयू। क्या नाम है इनका? क्यू डोंगयू। ये कौन है जिनको पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है? मतलब पेप्सिको जो है, इसका फुल फॉर्म है पेप्सी कोला कंपनी। ये वैसे तो अमेरिकी कंपनी है। इसकी स्थापना 1902 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। लेकिन इसका जो इंडिया वाला विंग है, इसके सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है जागृत कोतेचा। क्या नाम है? जागृत कोतेचा। और ये किसको सक्सीड करेंगे? तो ये जिनकी जगह ले रहे हैं, उनका नाम है अहमद अल शेख। और जो शेख साहब हैं, ये पिछले 7 वर्षों से पेप्सिको इंडिया में सीईओ के रूप में कार्यरत थे। तो अब जागरूक गेटेचा जो है, ये इनको सक्सीड करेंगे। और ये मार्च के महीने से अपनी पोस्ट पर आएंगे। और इनका काम होगा इंडिया के अंदर पेप्सिको के उत्पादन को मॉनिटर करना, और साथ में मिडिल ईस्ट में भी मॉनिटर करना। इससे पहले जो कोटेचा है, ये मार्केटिंग चीफ ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे पेप्सिको में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स जारी करी गई है। और इसमें Q3, जो कि अक्टूबर से दिसंबर 2024 के जो महीने रहेंगे, इनके लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट किया गया है। ये कितना फोरकास्ट किया गया है? तो आपको बता दूं, करंट टाइम पे जितना चल रहा है, करंट टाइम पे चल रहा है 6.5%। तो ये इससे बढ़ाकर 7% प्रिडिक्ट किया गया है। मतलब बाजार के सुधरने की आशंका है इस साल के आखिर में। कई लोग, आप लोग सोच रहे होंगे कि Q3 आखिरी के कैसे हो गए ये महीने। तो दरअसल ध्यान रखिएगा, बैंकिंग टर्म में हमेशा जो साल होता है, ये अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है? तो अप्रैल, मई और जून ये हो गए Q1। उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर ये हो गए Q2। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये हो गए Q3। और Q4 मतलब साल का जो आखिरी हिस्सा होता है, जनवरी, फरवरी और मार्च। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ध्यान रखिएगा, साल 2023 के शुरुआत में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का टाइटल भी दिया गया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से कितने बच्चों को सम्मानित किया जाएगा? तो टोटल ये 19 बच्चे हैं इस बार, जिनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया जाएगा। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है, ये टोटल 7 तरीके की श्रेणियों में दिया जाता है। जैसे कि ब्रेवरी के क्षेत्र में जो बच्चा उत्कृष्ट कार्य करे, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, इनोवेशन, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस। तो ओवरऑल हर वर्ष 5 से लेकर 18 वर्ष की आयु के बीच के जो बच्चे होते हैं, इन्हीं में से चुने जाते हैं इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए। तो टोटल 19 बच्चे हैं जिनको इस बार सम्मानित किया जाएगा। इन 19 में से एक बच्चा है जिसका नाम है आदित्य विजय ब्राह्मणे। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। और ये इकलौता ऐसा बच्चा है जिसको ब्रेवरी के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और अनफॉर्चुनेट थिंग ये है, दुख की बात ये है कि ये बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब इसको मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा इस पुरस्कार से। बाकी के जो 18 बच्चे हैं, वो कुछ सोशल सर्विस से हैं, कुछ आर्ट एंड कल्चर से हैं। पूरी लिस्ट मैंने पीडीएफ में दे रखी है, तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये कौन से देश का स्पेस क्राफ्ट है जिसने अभी चंद्रमा पर, लूनर सरफेस पर लैंडिंग करके एक माइलस्टोन अचीव कर दिया है? और यह दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया है। ये है जापान। सबसे पहले चंद्रमा पर उतरने वाला जो स्पेस क्राफ्ट था, ये अमेरिका का था। अमेरिका के बाद दूसरा देश था दुनिया का रशिया। तीसरा देश बना चाइना। चौथा देश भारत बना अभी। और अब 5वां देश जापान बन गया है अपना स्पेस क्राफ्ट लूनर सरफेस पे उतार के। और जापान का ये जो स्पेस क्राफ्ट है, इसका नाम है स्लिम। क्या नाम है? स्लिम। इसका फुल फॉर्म है
स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। और इसको एक निक नेम भी दिया गया है। इसका निक नेम है मून स्नाइपर। ठीक है। और इसकी खास बात यह है कि जो जापान है इसने इस बार कोशिश ये करी है, इनका जो टारगेट ये है कि सॉफ्ट लैंडिंग पर ध्यान दिया जाए। ठीक है। मतलब अभी तक ये होता था कि हम मून में वो सरफेस ढूंढते थे जहां पर लैंडिंग आसान होती थी, लेकिन अब जापान उस चीज पर ध्यान दे रहा है कि हम जहां चाहें वहां पर लैंडिंग कर सके, चाहे वो सरफेस हार्ड हो या फिर सॉफ्ट सरफेस। ये जो सरफेस है जहां पर लैंडिंग हुई है, ये ज्वालामुखी से बना हुआ चट्टानी हिस्सा है जहां पर लैंडिंग हुई है। और इसमें जो रॉकेट यूज किया गया है जापान के द्वारा, इस रॉकेट का नाम है मित्सुबिशी हैवी S2A रॉकेट। और जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान में इस टाइम पे जो जाक्सा है, इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? ये हैं हिरोशी यामाकावा। क्या नाम है? हिरोशी यामाकावा। अयोध्या में राम मंदिर का आज उद्घाटन हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं राम मंदिर की वास्तुकला शैली क्या है? तो दरअसल ये जो वास्तुकला शैली है जिस पर आधारित ये मंदिर का निर्माण किया गया है, मतलब इसका जो कंप्लीट जो डिजाइन है, इसको बोलते हैं नगर शैली। क्या बोलते हैं? नगर शैली। नगर शैली की खास बात ये होती है कि इसमें चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं होती है। ये पूरे तरीके से खुला परिसर होता है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो मंदिर का जो प्रांगण है वो दरअसल एक बेस से शुरू होता है। आप देखोगे पहले यहाँ पर बेस बना हुआ है, फिर ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, इतना ऊपर जाके फिर आपका मंदिर परिसर शुरू होता है। और ये जो नगर स्टाइल टेम्पल हैं, इनकी एक और खास बात है कि जो दक्षिण भारत है वहां पर नगर स्टाइल टेम्पल नहीं यूज किए जाते हैं। वहां पे आपने देखा होगा अलग से, जैसे मीनाक्षी अम्मन मंदिर है, आप देखोगे वो ऐसे करके बना हुआ है। ठीक है। लेकिन जो नगर स्टाइल मंदिर होते हैं, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जो कि अयोध्या में राम मंदिर का है। तो इसमें अयोध्या के राम मंदिर में सबसे खास बात यह है कि इसमें दक्षिण भारत के और जैसे उड़ीसी स्टाइल मंदिर है, उन सब से कुछ ना कुछ लिया गया है। ठीक है। और इस मंदिर का जो डिजाइन तैयार किया है, ये चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे आशीष के द्वारा डिजाइन किया गया है। और ये जो मंदिर का जो मेन वाला स्ट्रक्चर है जिसको शिखर बोला जाता है, इसके दरअसल जस्ट नीचे गर्भगृह है। गर्भगृह उस जगह को बोलते हैं जहां पर जो भगवान है उनकी मूर्ति रखी जाती है। तो भगवान राम की मूर्ति इस जगह पर पर्टिकुलर रखी जाएगी। और ये जो मूर्ति है इसके बारे में भी आप एक चीज ध्यान रखेंगे, ये मूर्ति 51 इंच की है। और इसको बनाने वाले जो मूर्तिकार हैं, ये मैसूर से बिलोंग करते हैं और इनका नाम है अरुण योगीराज। क्या नाम है? अरुण योगीराज। और ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है ना, जहां से मंदिर ये शुरू होता है, ये 12 फीट का है टोटल। इसको बोलते हैं जगती। क्या बोलते हैं? जगती। ये कौन सा राज्य भारत का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने जातीय जनगणना लॉन्च करी है? तो ये है आंध्र प्रदेश। और नंबर 1 पे रहा बिहार। सबसे पहले भारत का राज्य बिहार बना जिसने कास्ट बेस्ड सेंसस लॉन्च किया था। अब है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश सरकार इसके अंतर्गत एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर रही है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को अगले 20 से 30 दिनों में लॉन्च कर दिया जाएगा। इस एप्लीकेशन में आप देख पाएंगे प्रॉपरली कि आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल 726 तरीके की जातियां निवास करती हैं। और ये कौन कौन सी जातियां हैं और उनके पर बेस्ड इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में कितने लोग निवास कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में, ईच एंड एवरी डेटा यू कैन बी सी ओवर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन लॉन्च होने में करीब 20 से 30 दिन अभी लग जाएंगे, बट सेंसस लॉन्च हो चुका है। आंध्र प्रदेश में YS जगन रेड्डी की सरकार है, इन्होंने ही ये सेंसस लॉन्च किया है। और यहाँ के गवर्नर हैं S अब्दुल नजीर। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा आयुष दीक्षा लॉन्च किया गया है भारत के कौन से शहर में? और सर्बानंद सोनोवाल जो हैं ये आयुष मंत्रालय संभाल रहे हैं। पहले ये आसाम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और इन्होंने इस पर्टिकुलर आयुष दीक्षा प्रोग्राम को लॉन्च किया है उड़ीसा के भुवनेश्वर से। अब सवाल ये उठता है आयुष दीक्षा प्रोग्राम है क्या? इसके अंतर्गत 30 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। और इस पैसे की मदद से ऐसे लोग जो कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मतलब ऐसे लोग जो कि आयुष से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक क्षेत्र हो गया, यूनानी हो गया, सिद्ध योगा हो गया, आप इससे जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार कर रहे हैं, कोई भी इक्विपमेंट अगर बना रहे हैं और आपको ट्रेनिंग चाहिए, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग आयुष मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी। आयुष में आयुष का जो फुल फॉर्म है ये है A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, और U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्ध एंड H फॉर होम्योपैथी।
ये कौन है जिनके द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का पहला ऑफिस स्पेस, जिसका इनॉग्रेशन नई दिल्ली के अंदर नौरोजी नगर में किया गया है? तो ये है होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह, और इनके द्वारा पहली बार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का कोई ऑफिस स्पेस इनॉग्रेट किया गया है। ये जो ऑफिस स्पेस है, इसके लिए करीब 165 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। और इस पैसे की मदद से इनका काम क्या होगा? तो ये भारत में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ से एक ऐसा सर्किट हाउस डिजाइन करेंगे, जहां पर आने वाले समय में दुनिया भर की कई सारी कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया जाएगी, जो कि ट्रेड से जुड़ी होंगी, ट्रेड एंड कॉमर्स से। मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए, देखता हूं कौन सबसे पहले 3 लोग हैं जो सही आंसर देंगे। और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है आप सभी के लिए। एग्जाम इंजन की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रामलला के घर आने के उपलक्ष्य में और रामलला मंदिर का उद्घाटन होने के उपलक्ष्य में एग्जाम इंजन में आप कोई भी बैच अवेल कर सकते हैं 50% ऑफ पर। अभी तक जिन बैचेस की फीस आपको ज्यादा लग रही थी, वो आज आप मात्र 50% पे अवेल कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड RAM50 आप लगाएंगे, और ये ऑफर आज रात 12 बजे तक ही है केवल। और फाउंडेशन बैच की अगर बात करें, तो फाउंडेशन बैच में मैं क्या क्या कवर कर रहा हूँ: हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर। इसके अलावा पिछले 5 वर्षों के PYQs, और साथ में वन लाइनर क्रैश कोर्स भी अब फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है। ये सब कुछ आप मेरे फाउंडेशन बैच में देख सकते हैं। और अगर आपको ये बैच वर्थ लगता है तो ही आप लें। पहले आप देखें कि कहाँ पर आपको बेहतर लग रहा है, वरना अगर आपको कहीं और बेहतर लगता है तो आप वो देखें। लेकिन यहाँ पर मैंने जो आपके लिए ऑप्शंस डाले हुए हैं, जो मैंने आपको पूरा कंटेंट बता दिया है, उसको बताने का यही मतलब है कि इसमें कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं बचता है जो कि आपके किसी भी SSC एग्जाम से छूटता हो, या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम से छूटता हो। तो 2024 का आप कोई भी स्टेट एग्जाम दे रहे हो या SSC एग्जाम दे रहे हो, आज आपके पास अच्छा मौका है इस पर्टिकुलर फाउंडेशन बैच को अवेल करने का। इसके अलावा आप सिर्फ हिस्ट्री, सिर्फ पॉलिटी, इस तरीके से भी बैचेस अवेल कर सकते हैं। स्टैटिक जीके का भी बैच लाइव चल रहा है, आप इसे भी अवेल कर सकते हैं। इसमें मैं 50 से ज्यादा स्टैटिक जीके के टॉपिक आपके कवर करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी और इंग्लिश में स्टैटिक जीके की मैगजीन भी आपको दे रहा हूँ। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।